ठीक है। तो सबसे पहले मैं ना आज क्लास में एक इंट्रोडक्टरी सेशन लूंगा। ठीक है, हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले ये सिलेबस है ओवरऑल, ठीक है, टेंथ का। चैप्टर्स के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। टेंटेटिव है क्योंकि चेंज होगा। अप्रैल लास्ट वीक में सीबीएसई, मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई बताएगा कि कौन से चैप्टर रहेंगे, कौन से डिलीट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस होंगे। ठीक है, वेटेज भी यहाँ पर आपको टेंटेटिवली दिख रहा है, जैसे चैप्टर 1 का 6 मार्क्स का, चैप्टर 2 का 3 मार्क्स का, एंड सो ऑन। पिछले बार वैसे ये कंस्ट्रक्शन है, एक चैप्टर डिलीट हो गया था कंप्लीटली। इस बार क्या होगा आपको पता चल जाएगा, चांसेस है वैसे ही रहने के। ठीक है, टोटल जो एग्जाम का पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा, और वो 5 सेक्शंस, 5 नहीं 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। ए बी सी डी ई, सॉरी 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन 1 जो होगा वो 20 मार्क्स के एमसीक्यू, नाइन्थ में भी ऐसे ही रहा होगा आप लोगों का। सेक्शन बी जो रहेगा वो 2 मार्क्स वाले, सेक्शन सी जो रहेगा वो 3 मार्क्स वाले, सेक्शन डी जो रहेगा वो 5 मार्क्स वाले, और सेक्शन ई जो रहेगा उसमें 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे और कौन से बुक फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी पहले तो हमको पूरा करना है। ठीक है, अगर आप टेंथ में बेसिक ले रहे हो या स्टैंडर्ड ले रहे हो, एनसीईआरटी से 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं। तो वो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए, और उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज भी होती है, वो पूरे हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इसके मार्क्ड क्वेश्चन अगर आपके पास है तो करो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है परचेस करने की। ठीक है, और मैं जो स्टडी मटेरियल दूंगा वो सारा सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि नाइन्थ में तो अलग अलग स्कूल वाइज होता है। टेंथ का जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है हम उसको फॉलो करेंगे। इसमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरे के पूरे सॉल्व। पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्व के साथ, और सारे टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। केस स्टडी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों नहीं भी ले रहे हो, आरडीआरएस कुछ भी, तो चलेगा, यहाँ पर ये बुक सफिशिएंट है। ठीक है, और ये सारा काम हम लोग कर लेंगे। देखो, एनसीईआरटी तो अक्टूबर तक खत्म कर देंगे, उसके बाद 2 महीने जो है हम ये वाला स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस कर लेंगे, और चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम ओसवाल, अरिहंत या एडुकार्ट, ओसवाल मोस्ट प्रोबेबली, इस बार तो मैंने वही करवाया था, इसके सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम जाती है स्पीड में। क्वेश्चन पेपर 10 या 11 पेजेस का होता है, और वो लोग स्पीड मैच अप नहीं कर पाते। 3 घंटे के अंदर कैसे पेपर लिखने, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, तो उस चीज को हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लास्ट पार्ट में। क्लियर ये? अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमको 90 प्लस लाने के लिए बोर्ड में चाहिए। तो सबसे पहले डे 1 से स्टार्ट करना है, तो आज से हम शुरुआत कर देंगे पढ़ाई करना। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे, तब जाके अच्छा स्कोर होगा। एक भी क्लास मिस नहीं करो, और रेगुलर टेस्ट दो। ऐसा कोई दिन हुआ है कि जो पढ़ाई नहीं हुई हमारी क्लास में? पढ़ते ही है ना। और टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना है, इस बार बता रहा हूं मैं, हर एक टेस्ट पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा, वो आपको देना है। प्रॉपर प्लानिंग बना के रखो माइक्रो लेवल से, मतलब वीकली टारगेट होगा हमारा, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली होगा और ईयरली। ये पूरा प्लान बना के चलोगे ना छोटे से बड़े पे, तब आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स के लिए देखो, जैसे मैंने बताया, फेज 1 एनसीईआरटी, फेज 2 में ये जो स्टडी मटेरियल है वो सॉल्व करेंगे, फेज 3 में हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे चैप्टर वाइज वाले, और फेज 4 में फुल लेंथ पेपर, जिसमें हम ओसवाल, एडुकार्ट या जो भी सैंपल पेपर बुक अवेलेबल है उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरे ईयरली प्लानिंग जो मैंने बना के रखी वो ये है। ठीक है, तो ये देखो, ये सारे पॉइंट्स है। अर्ली स्टार्ट करना है, वीकली टेस्ट होने वाले, नोट्स आपको जैसे पीडीएफ में स्टोर होके मिल जाएंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा। रिकॉर्डेड क्लासेस जैसे पिछले बार मिलती थी वैसे मिलेंगी। वर्कशीट जो है चैप्टर वाइज, वो हम जब जो सॉल्व करते रहेंगे वो आपको दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक, ये वाला जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सारी चीजें चलेंगी जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 1 इसलिए नहीं क्योंकि चैप्टर 1 में डिलीशन होगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, कौन सा डिलीट होगा भी फिक्स नहीं है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो हेडिंग डालना पॉलिनोमियल्स। चलो, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऑनलाइन में काव्य, जयती, तुम दोनों कनेक्टेड हो ना? यस सर। ओके, सो पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझते हैं। पॉलिनोमियल एक्चुअली
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनते हैं, जैसे कि 2x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x की पावर 5, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल है। यूजुअली x और y, इनको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, ये होनी चाहिए, तभी किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं p ऑफ x से शो कर रहा हूं। p का मतलब पॉलिनोमियल, इन x मतलब x उसका वेरिएबल है, क्लियर। अब अगर मैंने यहां पर लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 2, मैंने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है। तो पहले ये पॉलिनोमियल है, ये कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि हमने वेरिएबल की पावर देखी। यहाँ x की पावर क्या है? 2। यहाँ x की पावर क्या है? यहाँ x की पावर क्या है? 0। तो यहाँ पर वेरिएबल मतलब x की पावर जो है 0 1 2 एक होल नंबर है, इसलिए क्या है? एक पॉलिनोमियल। समझ गए? अब दूसरी चीज, इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। जितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है उतनी टर्म्स होती है, क्लियर। तीसरी चीज, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो हमने यहां पर 3 चीजें डिस्कस की। पॉलिनोमियल है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं? पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया तो उसकी डिग्री कितनी है। क्लियर हुआ ये चीज? अब मैं एक और एक्सप्रेशन देता हूं, मुझे बताना ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। 5/x माइनस 2x², कितने लोग बोलते हैं ये पॉलिनोमियल है? हाथ उठाओ। अभिमन्यु है या नहीं है पॉलिनोमियल? नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? आयुष। ओके, आयुष है या पॉलिनोमियल? पूरा नाम क्या? आयुष? ओके। और कोई? ये क्यों पॉलिनोमियल है बताओ? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये x ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5x की पावर -1 माइनस 2x²। तो देखो x की पावर क्या हो गई यहाँ पर? -1, नेगेटिव हो गई, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया ना? आपको वेरिएबल की पावर देखनी। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, पॉलिनोमियल है या नहीं बताओ। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5√x प्लस 7x² माइनस 5, ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है आपको? √x। √x मतलब x की पावर क्या हो गई? 1/2। क्योंकि जब हम रूट को हटाते हैं तो उसकी जगह पे क्या लिखते हैं? 1/2 आ जाता है पावर में। और पावर जो है वो क्या आ गया यहाँ पर? ये एक होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट एक और पॉलिनोमियल देता हूं, एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता हूं। 5 p ऑफ x इज इक्वल टू √5x माइनस 7। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि x की पावर 1 है, भले 5 की रूट है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये सबको क्लियर है? काव्य, जयती, क्लियर ना ये? Yes, sir. ओके। तो पहला स्टेप जो है पॉलिनोमियल पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन इससे बन जाएगा आप लोगों का एमसीक्यू में, ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन पे। अच्छा, उसके पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो पॉलिनोमियल का, नोट करते चलो, ठीक है। क्योंकि नोट नहीं करते ना तो इससे प्रॉब्लम होती है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस so on up to an x to the power n। a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ ऐसा करते हुए an x की पावर n। लिख लिया सबने? लिख लो आराम से। डॉट 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 करके अप टू ये, ठीक है। ये दरअसल क्या है? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो कितने टर्म्स हैं, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में? नहीं,
यहाँ n तक जा रहा है ना, मतलब वो फाइनाइट टर्म्स होंगे उसमें। कितने टर्म्स है, तो देखो ये 1 2 3 4 ऐसा करते हुए कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और पहले में एक a0 और दिख रहा है, तो n और ये कितना हो गया +1, तो कितने टर्म्स होंगे इसमें, n+1। क्लियर हुआ ये चीज, नंबर ऑफ टर्म्स कितने। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर मतलब क्या, x की सबसे बड़ी पावर, तो यहाँ x की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है तुमको, x की सबसे बड़ी पावर सिर्फ n है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्चुअल में पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप आएगा वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे कि कोई एग्जांपल बताएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू, वेरिएबल ना हो तो वेरिएबल आ गया x क्यूब में, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5, खत्म। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो, सिर्फ एक कांस्टेंट हो, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा ये बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0, तो डिग्री d इज इक्वल टू यहां लिख देते 0। समझ गए ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। लिख लिया लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो या जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, या फिर p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5, ये सारे क्या लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। क्लियर। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में आएंगे, थर्ड पार्ट जो है उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है पॉलिनोमियल का, जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, और जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2। जैसे कि यहां पर अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, या फिर 5x स्क्वायर -7, या फिर 100x की पावर 2, तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। क्लियर ये चीज सबको, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फोर्थ आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -1, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। या फिर p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3 होती है। डिग्री d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। इसके अलावा बाय क्वाड्रेटिक भी होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है। तो ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल सबको क्लियर हो गया ना। ये जो टाइप है या जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का, ये उसकी डिग्री के हिसाब से हमने किया है, ठीक है। अगला जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का, वो उसके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी होता है। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है तो उसको क्या बोला जाता है, मोनोमियल।
दो टर्म होगी तो क्या बोलेंगे, बायनोमियल। तीन टर्म होंगी तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। समझ गए? तो यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, एक मोनोमियल है क्योंकि एक सिंगल टर्म है। ये वाले को क्या बोलेंगे हम, एक बायनोमियल क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। और इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स है। तो ये क्लासिफिकेशन सबको क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, उसको बस ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मान लो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 0, अब अगर कोई पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, नहीं होगी, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, यही एक्सेप्शन है। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगी। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, नोट करके इसको एक्सेप्शन में लिख लो। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर पॉलिनोमियल में कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुक से वैसे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, 10th की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हालांकि आपसे फेमिलियर हो आप लोग उस एक्सरसाइज से, फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे उसको। तो जो एक्सरसाइज 2.2 है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, उसमें हेडिंग क्या लिखी है मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। उसमें हेडिंग लिखी है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको उसका जीरोस निकालना होगा। ठीक है, तो ये है, अभी मैंने आधा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, हालांकि आगे और भी उसका पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस। हम इसमें फर्स्ट पार्ट में ये करेंगे, फाइंड द जीरोस। ठीक है, फाइंड द जीरोस। ग्राफ सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट में उसके जीरोस निकालने हैं। एक्चुअली वो सबके पास जब बुक्स वगैरह आ जाएंगी ना तब मैं वो पूरा डिटेल में करवाऊंगा। अभी इनिशियली एक प्रैक्टिस कर ले, जो प्रीरिक्विजिट है, जो रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए। ये एक पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल, आपको इसके जीरोस निकालने। तो जीरोस निकालने का क्या प्रोसेस होता था पॉलिनोमियल में, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू क्या कर देते थे, जीरो। तो यहां भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, कर दो इसको। ठीक है, अब इसके बाद ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर x जो है वो वेरिएबल हो गया, ए बी सी जो होते हैं इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम उसके कोफिशिएंट निकालेंगे इन दोनों को कंपेयर करके। तो कंपेयर करो, यहां एक्स स्क्वायर है और यहां पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहां सबसे पहले आपको a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। फिर आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -2, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b। तो b की वैल्यू यहां पर आपको क्या मिल जाएगी, -2। क्या ये समझ में आया? फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्या निकाल लेंगे, c। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, -8। ठीक है, ए बी सी निकाल लिया हमने। ऐसा हम 9th में भी करते थे, याद होगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये कोफिशिएंट निकालने के बाद, कोफिशिएंट निकालने के बाद आपको a इंटू सी निकालना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो यहाँ a इंटू सी, ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू -8।
जो कि कितना होगा -8। क्लियर? ये आ गया। अब ये -8 के फैक्टर निकालना है, -8 को फैक्टराइज करना है। तो -8 किस में फैक्टराइज होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें फैक्टराइज होगा। ठीक है, ऐसा फैक्टर लेना है, ऐसा पेयर लेना है जिनको ऐड करने पे वो b के बराबर आए। ठीक है, तो कौन सा ले? तो अगर मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जा कितना हो जाएगा? ये 4, और यहां पर ये 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, 4 और 2 में। अब किनको ऐड करने पे -2 मिलेगा? जब ये वाला नेगेटिव होगा तब। तो ये हो जाएगा -4 और ये वाला क्या हो जाएगा? +2। दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा -8 और दोनों का एडिशन क्या मिलेगा? -2। तो इससे तुमको ये पता चलेगा कि मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट करना है। क्लियर? तो यहां पर ये जो मिडिल टर्म है ये x², ये स्प्लिट होगा -4x + 2x में। तो ये हो जाएगा -4x + 2x। ठीक है, चेक कर लो, दोनों का एडिशन इतना ही होता है। -8 = 0। आऊंगा उस डिटेल में, रुक जा। अभी मैं खाली फैक्टराइजेशन और जीरोस निकाल बताऊंगा बताऊंगा मैं। यहां तक क्लियर हुआ क्या किया हमने? ये करने के बाद अब हम पेयर बनाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर, ये हो गया हमारा सेकंड पेयर। अब फर्स्ट पेयर में से देखो क्या कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? सिर्फ x निकलेगा ना भाई कॉमन। 2 क्यों निकलेगा? इसके पास 2 है क्या? नहीं है ना। लेकिन इसके पास x² है और इसके पास x है, तो क्या कॉमन निकलेगा यहां पर? x। तो यहां पर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? यहां बच जाएगा एक x, और यहां पर ये हो गया माइनस, और यहां पर क्या बच जाएगा? 4। समझ में आया ये चीज? अब सेकंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा देख के बताओ। ऐसा नंबर निकलेगा जिससे दोनों डिवाइड हो सके। तो क्या निकलेगा? 2। लेकिन भाई यहां पर साइन भी लिखना पड़ेगा, +2 की -2? +2, तो यहां निकलेगा +2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x - 4। हाँ, क्या बोल रहा है प्रखर, बता। साइन यहां पर प्लस क्यों लिया? +2। देखो, यूजुअली हमको ऐसा चीज कॉमन निकालना है जिससे ब्रैकेट में दोनों में सेम टर्म आए। तो +2 लेने पे वो दोनों सेम टर्म आएंगे इस वजह से। ठीक है, और ये क्या हो गया? =0। यहां तक का प्रोसेस क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे? ये x - 4 दोनों में आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो x - 4 यहां पर बाहर निकल गया। तो क्या बच गया? इसके पास क्या बच गया? x, और इसके पास क्या बच गया? +2। तो यहां पर इस ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x + 2 = क्या हो गया? ये 0। समझ में आया? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है? 0। तो इसका मतलब दोनों को एक एक करके =0 करेंगे। एक बार x - 4 0 होगा, दूसरे बार क्या होगा? x + 2 0 होगा। ठीक है, इससे इससे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? -4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो x की एक वैल्यू मिल गई, और यहां पर से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2। तो ये x की दूसरी वैल्यू मिल गई। x की इन दोनों वैल्यूज को बोला जाता है जीरोस। क्यों जीरोस बोलते हैं इनको? क्योंकि जब आप x की जगह पे 4 रखोगे ना, तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। रख के देखो 4 यहां पर, 4 4 जा कितना होता है? 16। ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, मतलब -8। -8 और +16 क्या हो जाएगा? वो 0। समझ में? वैसे ही जब -2 रखोगे तब भी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गए आपके जीरोस। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया? ये आप 9th में भी करते थे। अब इस बार अलग क्या है? अब इस बार अलग ये है कि ये जो जीरोस आएंगे ना, इनको हम अल्फा और बीटा से शो करेंगे। ठीक है, ये जो आपको जीरोस मिले ना, एक को अल्फा नाम दे देंगे, दूसरे को बीटा दे देंगे। अब किसको अल्फा किसको बीटा देना है? किसी को कोई भी नाम दे दो चलेगा। अल्फा पता है कि नहीं? ये वाला सिंबल को अल्फा बोलते हैं। ये वाला जो सिंबल होता है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। ठीक है, ये जो बी है उसमें नीचे डंडी को आगे खींच देना, बीटा। और ये ग्रीक सिंबल्स होते हैं और कुछ नहीं। ए जैसा दिखता है अल्फा। समझ गए? तो अल्फा = क्या हो जाएगा यहां पर? 4। और बीटा = क्या हो जाएगा यहां पर? -2। अगर बदल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां मिल गया आपको अल्फा और बीटा। हाँ, ये शो करना है आगे। इस क्वेश्चन में एक और चीज है जो मैं समझाऊंगा। हाँ।
ठीक है, ये हो गया, ये पुराना काम था। अब इस बार नया काम क्या है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। यहां तक सबने किया क्या? नोट डाउन हो गया? अनूप नहीं हुआ तो ठीक है, चलेगा, उसको बाद में कर लेना, ठीक है। ओके, जिनका यहां तक हो गया उसके बाद उनको एक नोट करके लिखना है, यहां पर नोट करके लिखो और जगह छोड़ देना और ये नोट करके लिख लेना, यहां से लिख लेना, ठीक है। नोट करके लिखना, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन zeros, zeros and the coefficients, and the coefficients of quadratic polynomial, of quadratic polynomial, relation between zeros and the coefficients of quadratic polynomial, ठीक है। ये नोट किया सबने? अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसके जीरोस को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से। इनको हम क्या बोलते हैं? जीरोस। कैसे निकालते हैं ये तो अभी यहां पर आप समझ ही गए, ठीक है। अब जो रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। जो पहला रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मैंने क्या लिखा और उसका क्या मतलब है बताओ? सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों का सम, दोनों का एडिशन। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? अल्फा प्लस बीटा। दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। यहां पर b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, और a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर जो सेकंड होता है रिलेशन वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको, इसका मतलब क्या हो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब किनका प्रोडक्ट? जीरोस का, मतलब कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। मतलब इसको हम शो करेंगे अल्फा इंटू बीटा से। दैट इज इक्वल टू, ये होता है सी बाय ए। सी मतलब ये वाला पार्ट, ए मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना सबसे फर्स्ट वाला, उसमें मैंने हाफ क्यों बोला? क्योंकि हमने सिर्फ जीरोस निकाले यहां पर, अभी उसका रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं किया था। तो जो कंप्लीट क्वेश्चन है उसमें जीरोस निकालना है और बाद में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप मतलब ये वाला पार्ट। तो करें ये वाला पार्ट। आगे हो गया यहां तक सबका? नोट डाउन, नोट डाउन कर लो। हो गया? ये नोट किया ना सबने? हटा दो। ओके, अब चलो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो इक्वेशन थी हमारी उसको एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग में दी हुई थी वो क्या थी? वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये थी इक्वेशन स्टार्टिंग में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था। और जो हमारे जीरोस आए अल्फा और बीटा है उसको भी लिख लेते। तो अल्फा कितना आया था? 4, और बीटा कितना आया था? -2। ये आया हुआ था हमारे पास, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ये वाला काम करेंगे। तो सबसे पहली रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा कितना दिया हुआ है? 4, प्लस बीटा हमने कितना निकाला? -2। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू? 4 -2 मतलब कितना हो जाएगा? 2। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? -b/a के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर हम निकालते हैं -b/a। तो ए बी सी मैंने पहले भी बताया था। ए की वैल्यू देखो यहां पर क्या है? ए की वैल्यू क्या होगी? 1, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी की वैल्यू क्या होगी?
-2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो ये है आपका a, ये हो गया b और ये हो गया c की वैल्यू -8 है ना, सॉरी, ठीक है। तो ये -b/a है, तो यहां पर माइनस और b की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास -2, तो -2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है यहां पर 1। समझ में आया क्या? देख, ए बी सी कैसे निकाला हमने, ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं था। बी जो होता है वो क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स के सामने क्या दिख रहा है तेरे को -2, तो बी की वैल्यू क्या हो गई -2। सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -8। क्लियर हुआ ये चीज? अब तेरा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा तूने वो ऑलरेडी निकाल रखा 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए -b/a। तूने यहां पर लिखा -b/a, अब ये माइनस लगा है और b की वैल्यू रखी, b की वैल्यू क्या है तेरी -2 और a की वैल्यू क्या है तेरी 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेगा तो ये भी कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो इससे ये तेरा पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर हुआ? सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप यहां पर कौन सी है, सेकेंड रिलेशनशिप ये वाली है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा c/a। तो यहां पर निकालते अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो 4 इंटू -2 मतलब कितना आ जाएगा ये -8। क्लियर? और वो किसके बराबर होनी चाहिए c/a के, और यहां पर c/a की जब वैल्यू निकालोगे, c क्या है देख के बताओ, c की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी दोनों सेम आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर c/a। तो ये दोनों रिलेशनशिप जो है तुम लोगों के वेरीफाई हो गए। क्लियर हुआ? ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये काम आपको करना है हर एक क्वेश्चन में। क्लियर? वेरीफाई होगा ही। हाँ, अगर नहीं हुआ तो तुमने कोई सॉल्यूशन गलत किया, कहीं पर अल्फा या बीटा की वैल्यू गलत निकाली है। ठीक है, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन दूं फिर मैं इसी से रिलेटेड, हाँ नोट डाउन कर लो। काव्य, जयती, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना? Yes, sir. ओके, ओके, ये समझ में है नो? ठीक है, ठीक है, हो गया सबका? दे दूं क्वेश्चन? हम्म तो अब यहाँ पर इसको फिर बचा हुआ है क्या, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। x² -5x + 6 ये पॉलिनोमियल है, और आपको क्या करना है, इसका दो काम करना है। पहला काम क्या करना है, जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब क्या निकालना है, जीरोस मतलब क्या निकालना है, अल्फा और बीटा। और दूसरा काम क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मतलब ये वाली चीज चेक करनी है। क्लियर हुआ ये चीज? चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन के साथ। पेपर कैसा गया? रिजल्ट आ गया क्या हुआ? 18 और साइंस में और तेरा अभी सैटरडे तो ही अभी बच्चे मैथ्स
अच्छा अभी हटा दूं ये पूरा स्लाइड, हटा दूं क्या? हाँ सेव करूंगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया? हाँ, किसी को प्रॉब्लम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो बताओ, मैं चेक करता हूँ। हाँ और किसी को कुछ प्रॉब्लम तो बताओ। ऑनलाइन में अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर आई तो बताना काव्य जयती। हम्म, अल्फा और बीटा जीरोस, तू गलत किया है। किसमें स्प्लिट किया भाई? ये गलत है। ए इंटू सी कितना आएगा तेरा? 1 इंटू 6, ये 6 आएगा ना, तो -1 -6 इसमें स्प्लिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करेगा तो तेरा क्या आ जाएगा? -7 आएगा। तेरे को ऐसा नंबर में स्प्लिट करना है कि जिसको ऐड करने पे तेरा -5 है। समझ में आया? तो ये किस में स्प्लिट होगा? ये स्प्लिट होगा -2 और -3 में। समझा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? +6 होता है। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर फिर से। ये हो जाएगा x² -2x -3x +6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज? इसमें तेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और। ठीक है, हाँ तेरा भी गलत हुआ क्या अभिनव? किस में स्प्लिट किया? -2 और -3 में स्प्लिट होगा। हाँ, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है। हाँ प्रणव, हुआ क्या? अल्फा बीटा सही आया तेरा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, अल्फा और बीटा करेक्ट है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा सही है बिल्कुल, -b/a। इसको ना अलग अलग करके निकाला करना, है ना? मतलब अल्फा प्लस बीटा अलग निकाल, ये वाला अलग निकाल, फिर दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बाकी सही कर रहा है ओवरऑल प्रोसेस। ठीक है, जिनका हो गया उनको मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना। x² -5x -6। ठीक है, हाँ हाँ, जिनका हो गया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, ऑनलाइन में किसने किसने बना लिया ये बताओ एक बार जल्दी, किसका किसका हो गया है? आ, काव्य हो गया। सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हो रहा है। सेकंड रिलेशनशिप अल्फा और बीटा क्या आया? अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 3, यही आया, या 3 2 या 2 3, जो भी आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A, ये होता है।
तो अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लेते, सेकेंड रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, सी बाय ए, तो यहां पर सी की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 6/1 मतलब कि ये क्या हो जाएगा 6, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, हो तो गया सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई, चेक करना, ठीक है। सेकेंड वाला चालू किया कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सही है, उसको ऐसा लिखना पड़ेगा ना, लेकिन अल्फा प्लस बीटा इतना है माइनस बी, मतलब वे ऑफ राइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव करना, ये वाला स्टार्ट करना जिनका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी की वैल्यू क्या है, तो इसके बाहर भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ठीक है नेक्स्ट, गलत स्प्लिट कर रहा है। अच्छा, जिसने जिसने सेकंड स्टार्ट किया बताना मुझे, सेकंड मतलब ये वाला हो गया, तो उसी में डाउट है, इसीलिए मैंने जानबूझ करके ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। इधर ध्यान से समझना, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तुम लोग, तो सबसे पहली चीज तो ये कि ए बी सी निकाल लिया, ए क्या आया 1, बी सी, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद क्या किया, ए इंटू सी, कितना आया ए इंटू सी, -6, ठीक है। अब किस में स्प्लिट करना है, तो उसके लिए इसके फैक्टर निकालोगे, तो तुमने कौन सा फैक्टर निकाला, हाँ बहुत सारे बच्चों ने 2 और 3 का फैक्टर निकाला है, तो 2 और 3 का अगर फैक्टर निकालोगे तो किसको नेगेटिव लोगे, क्योंकि नेगेटिव आना चाहिए ना, तो किसी को भी नेगेटिव लो, अगर इसको नेगेटिव लोगे तो दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा -1, लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए -5, अगर इसको नेगेटिव ले रहे हो तो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा +1, लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए -5, समझ में आ रहा है। फैक्टर लेते समय हमें यह देखना पड़ता है कि जो फैक्टर ले रहे हैं उनको ऐड करने पे वो बी के बराबर है, करेक्ट, तो इसका फैक्टर हम लेंगे 6 × 1 का, समझ गए। अब कौन सा नेगेटिव लेंगे, तो 6 नेगेटिव लेंगे, क्योंकि -6 + 1 एडिशन क्या होता है -5 होता है, क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां पर ये जो मिडिल टर्म है वो किस में स्प्लिट होगा, ये हो जाएगा x², मिडिल टर्म स्प्लिट होगा -6x और +1x में, ठीक है, इसमें स्प्लिट होगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा -6, समझ में आया सभी को, ठीक है। इसको करेक्ट करो जिसने जिसने गलती की है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो फिर। गुड इवनिंग। आगे अल्फा और बीटा, आगे रिलेशनशिप वेरीफाई करो।
और किसका बना, और जिसका जिसका बना एक बार बताना मुझे। हाँ बताओ किसका किसका बन गया है। ये 3 क्वेश्चंस और दे रहा हूं मैं, इसको प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, होमवर्क रहेगा, ठीक है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में एक बार चेक करो। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट किया होगा तुमने, माइनस, ये तो स्प्लिट कर दिया है ना, -6x -6x + 1x में। फिर उसके बाद x कॉमन निकलेगा, यहां पर क्या बच जाएगा, x-6। यहां से +1 कॉमन निकाला होगा, क्या बच गया, x-6 इज इक्वल्स टू 0 किया, यहां तक किया। फिर x-6 पूरे में से कॉमन निकला दोनों में से, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x+1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, दोनों फैक्टर को एक एक करके 0 करेंगे तो x-6 इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 6 आएगी, x की दूसरी वैल्यू -1 हो जाएगी। ये हो जाएगा अल्फा, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। समझ गए। फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। हाँ, जिनका हो गया ये वाला एक चालू कर दो, एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन में अगर किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लेना, और हो गया तो बता देना। दिखा मेरे को। पहली चीज तो तू ऐसा मत कर भाई, देख अल्फा प्लस बीटा को अलग निकाल तू। अल्फा कितना है तेरा 6, बीटा क्या है तेरा -1, तो ये कितना आ जाएगा 5, समझा। अब -b/a को अलग निकाल, तू दोनों को बराबर करके निकालेगा तो गलत है। तो यहाँ माइनस, अब b की वैल्यू क्या है तेरी, क्या है b की वैल्यू, -5, तो माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा तेरा -5। अपॉन में क्या आएगा a, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा 5/1, मतलब क्या आ जाएगा 5। समझ गया, हो गया वेरीफाई। हम्म, हाँ। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताओ, रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनको तुम लोगों को सॉल्व करना है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो क्वेश्चन है 4x² - 4x+1, ये एक सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा 3x² - x - 4, ये भी एक रहेगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ।
इसमें से ना एक ये वाला क्वेश्चन बस अभी बना लो, बाकी होमवर्क कर लेना। सेकंड वाला 1/3 और 3/2। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। (6x² + 7x - 3). अच्छा, सबने स्टार्ट कर दिया ना इसको बनाना? कोई बचा तो नहीं है? कर दिया ना ये वाला? ओके, तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? ए बी सी निकाल लिया कोफिशिएंट्स। हाँ, क्या क्या है कोफिशिएंट? ए इज इक्वल टू क्या आया? 6, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद ए इंटू सी निकाला होगा, क्या आ रहा है ये? -18, यही आया ए इंटू सी -18, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप -18 का फैक्टराइजेशन करोगे, उसके फैक्टर निकालोगे। तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? 3 × 3 × 2, यही होगा। 3 3 जा 9, 2 जा 18। अब ऐसा कॉम्बिनेशन लो जिसको ऐड करने पे 7 आए। अच्छा, माइनस भी लेना है तो माइनस साइन तीनों में से किसी एक के साथ जाएगा, है ना? तो 3 3 जा कितना होता है? 9, और ये क्या हो गया? 2। तो ये 9 × 2 में हो जाएगा, 9 × 2, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 7 आता है। अब +9 लेंगे कि -9 लेंगे? नेगेटिव साइन किसके साथ? +9 और -2 आएगा, तो मिडिल टर्म +9 और -2 में स्प्लिट होगा। ठीक है, यही काम बस सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सॉल्यूशन में। अगर ये समझ गए तो फिर आगे का कुछ नहीं है। तो ये हो गया 6x², मिडिल टर्म स्प्लिट होगा +9x -2x में, और ये हो गया -3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, जीरोस निकालना है इसलिए। पेयर बनाएंगे, आगे सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकालो। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? 3x, 3 और x दोनों कॉमन निकलेगा, तो 3x कॉमन निकलेगा। तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 2x - 3, 2x - 3 की +3, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहां पर बच जाएगा 2x, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा? 6x², और यहां पर क्या बच जाएगा? +3। समझ गए? सेकंड वाले पेयर में से क्या कॉमन निकलता दिख रहा है? कुछ कॉमन निकलेगा? कुछ भी नहीं कॉमन निकलेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव है इसलिए हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम यहां पर क्या कॉमन निकालेंगे? -1। तो ये क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 3। आगे सॉल्व करना, क्या क्या आ रही है अल्फा और बीटा की वैल्यू? 1/3 और -3/2 आएगी। तुम लोग प्लस माइनस की गलती बहुत करते हो, क्यों प्रखर? फर्स्ट वाले पेयर में से देख क्या कॉमन निकाला है मैंने यहां पर? 3x कॉमन निकाला है, तो 3x लिखे यहां पर। फिर ब्रैकेट बना और देख क्या बचेगा फर्स्ट पेयर में से। हम्म, नहीं, ये तूने यहाँ पर गलत किया ना भाई। देख यहाँ 3x + 2x + 3 है, तो इसको माइनस क्यों लिख रहा है अगले स्टेप में? सेकंड से क्या कॉमन निकलेगा? -1, -1। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? लिख दे। हाँ, कुछ प्रॉब्लम? क्या बता, क्या क्या किए? दिखा मेरे को पेन। ये क्या लिखा? 9x - 2x है ना? अच्छा, ये x है क्या? ओके, -3। इधर से 3x कॉमन निकला, इधर से -1 कॉमन निकलेगा ना, इधर से दोनों में माइनस माइनस है ना। देख उधर सामने देख, मैंने लिखा हुआ, ये दिख रहा है क्या? ये मैंने क्या कॉमन निकाला है? -1 कॉमन निकाला है। ठीक है, -1 कॉमन निकला, दोनों क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में? ये 2x + 3, 2x + 3 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा? 3x - 1। ओके,
जल्दी बताओ, कोई डाउट तो इसमें? अल्फा बीटा निकालने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करो फटाफट। नहीं नहीं, मैट्राइसिस, क्योंकि बिना मैट्राइसिस के डिटरमिनेंट बनता ही नहीं है ना। अच्छा, पहले मैट्राइसिस का फंडामेंटल समझना पड़ेगा। क्या दिक्कत है बता? क्या कॉमन नहीं निकल रहा है? ये 2x+3, इधर भी 2x+3 तूने बाहर निकाल लिया, तो यहां पर तेरे पास क्या बचा? 3x। यहां पर क्या बच गया तेरे पास? -1। हो तो गया। अब दोनों को एक एक करके जीरो कर दे, इसको इक्वल्स टू जीरो कर, यहाँ एक बार इसको इक्वल्स टू जीरो कर, समझा? तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी बता? -3/2। उसको उधर भेजेगा तो -3 होगा ना, तो फिर अपॉन में 2 आ जाएगा। इधर से x की वैल्यू निकाल। अनु बना गया? हम्म। 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 रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हो? तुम लोगों को फ्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम जाती है, वही प्रॉब्लम। अल्फा कितना रहा? 1/3 और बीटा रहा -3/2। ठीक है, सही है। ओके, एक बार चेक करो यहां पर। अल्फा की वैल्यू आई होगी 1/3 और बीटा की वैल्यू आई होगी -3/2। यहां तक हो गया क्या सबका? अल्फा और बीटा हो गया। इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये 1/3 प्लस ये क्या हो जाएगा? -3/2। यहां तक तो आ गया था ना सबका, अल्फा और बीटा। इसके बाद एलसीएम लो, देखो ये 1/3 और ये हो जाएगा -3/2। फ्रैक्शन एडिशन के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम क्या आएगा दोनों का? 6। ये 3 2 जा 6, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 2 -2 3 जा 6, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 3। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? -1/6। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। फिर उसके बाद क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के। तो -b/a की वैल्यू निकालो, तो b और a ये सब हमने पहले ही निकाल रखा था। देखो ये b था, ये a था। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, सेम है क्या? ये यहां पर एक सेकंड हमने गलती की ना, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? -7/6। ठीक है। अब यहां पर जब -b/a निकालोगे तो -7/6 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? देख लो इधर, अगर रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हो रहा है मतलब कहीं गलती कर रहा है, तुमको तुरंत पता चल जाएगा। हो गया? सेकेंड पार्ट भी करना और ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क करके लाना। ठीक है, नोट डाउन कर लो होमवर्क क्वेश्चंस। मैं एंड करता हूं फिर आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। थैंक यू।